5, 4, 3, 2, 1. हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, फैब लीडर्स की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं सार्थक भगत आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से फैब लीडर्स के 2024 के पहले वीडियो में। वैसे आपको ध्यान जरूर होगा कि 2023 के आखिर में हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात की थी। हमने ये जाना था कि जो पारिवारिक व्यवसाय अपने आप के बिजनेस को 2024 में इंटरनेशनल मार्केट्स में लेने की पहल करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। वैसे पहले वीडियो में मैं तो आपको बोल चुका हूं कि आपको इंटरनेशनल एक्सपेंशन आखिर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, आपको सरकार इसमें क्या क्या सपोर्ट प्रदान करती है, आपको कौन से सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेस, कोर्स खुलवाने पड़ेंगे और ऐसा बहुत ज्यादा थियरी जो कि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड दे देगा इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन से पहले। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो थियोरी से हटके कंप्लीट प्रैक्टिकल पे है। लेकिन अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहां भी मार्क कर दूंगा, जरूर उसे देखिएगा, तब जाके ये दूसरा वीडियो शुरू कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 ऐसे बिजनेस कैटेगरीज के बारे में, और ये जानेंगे कि उस बिजनेस कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा कंड्यूसिव यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन इंटरनेशनल मार्केट्स कौन सा है। हम ये भी जानेंगे कि कौन से एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं, किस ऐसे कौन से इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने उस सेगमेंट में रह के अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड किया और आज सक्सेसफुल एम्पायर स्थापित कर चुके हैं। साथ में हम कुछ ऐसे फर्स्ट स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे जो कि आपके 2024 में सबसे पहले कदम होने वाले हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन में। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की फ्लाइट ट्रूली इंटरनेशनल होने वाली है और हम जाएंगे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में जानने के लिए, और ये बात स्थापित करने के लिए कि आपके बिजनेस को प्रगति करने से 2024 में कोई नहीं रोक सकता। बस ये चाहिए कि आप डिटरमिन्ड रहें और अच्छे से सीखें। तो शुरू करें। जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। अब मुझे पता है कि मेरे ऐसे बहुत ज्यादा भाई बंधु होंगे जो कि आज से नहीं, बहुत सालों से जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को टेक्सटाइल्स के मार्केट में एकदम एस्टैब्लिश करके रखा होगा, नींव जोड़ के रखी होगी। वैसे आज की बात भी नहीं है ये। अगर आप बरसों पहले की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसमें हमारा कपास का मैन्युफैक्चरिंग, हमारे सिल्क रूट्स, हमारे वुलन गारमेंट्स, ये सब उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। हाँ, बरसों के अंग्रेज राज के बाद हमारा ये बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट तो हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों, हमें बदला लेना है और अपने आप को उसी मुकाम पे लेके छोड़ना है जहां कि हम बरसों पहले हुआ करते थे। तो अगर टेक्सटाइल्स में आपका फैमिली बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स कौन से हों, तो ये रहे आपके सामने। सबसे पहला मार्केट यूएसए का है। अब यूएसए एक ऐसा एग्जांपल है जो कि बार बार आता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा डिमांड, कंजम्पशन वहां बहुत ज्यादा है, तो लाजमी सी बात है कि वहां आपका एक्सपोर्ट बिजनेस किसी भी कैटेगरी में हो चलेगा तो जरूर। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि यूएस इज नॉट अ लो क्वालिटी मार्केट। काफी हाई क्वालिटी चीजें बिकती हैं वहां, अच्छे अच्छे गारमेंट्स बिकते हैं, अच्छे अच्छे फैब्रिक से बने हुए गारमेंट्स बिकते हैं। तो अगर आपका फैमिली बिजनेस एक अच्छे अपर टीयर के गारमेंट्स बनाता है, टीयर 1 के गारमेंट्स बनाता है, महंगे बनाता है, और आपको इंडिया में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं मिलती, तो आपके लिए यूएस मार्केट आइडियल बन जाता है। जो दूसरा मार्केट है वो है यूरोपियन यूनियन का। वैसे यूरोप को वर्ल्ड का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। रीजन ये है कि यूरोप में जैसे शहर है, इटली जैसे या फ्रांस जैसे, वहां जो स्टाइल है ना, वहां से इवॉल्व करता है और पूरे दुनिया में फैलता है। और खास करके एक ट्रेंड देखने को मिला है 2024 में कि यूरोप जो है वो सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली क्लोथिंग और अपैरल्स के पीछे भाग रहा है। तो अगर आप जूट से बने हुए, बैम्बू से बने हुए अपैरल्स बनाते हैं, चाहे वो कपड़ों के हिसाब से बनाते हो या फिर घर डेकोर, होम डेकोर के हिसाब से बनाते हो, तो आपके लिए यूरोप एक बहुत ही अच्छा मार्केट बन जाता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और जो तीसरा मार्केट है टेक्सटाइल्स में वो है मिडिल ईस्ट। भाई साहब, पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अमीर है शेख साहब हमारे, लेकिन
इंडियन कॉस्ट्यूम्स का जो डिमांड है और खास करके जो इंडियन ट्रेडिशनल अल्ट्रा लग्जरी कॉस्ट्यूम्स हैं जो कि बेस्ट ऑफ फैब्रिक से बनते हैं, बेस्ट ऑफ सिल्क से बनता है, उसका अगर सबसे पहला मार्केट एक्सपेंशन के लिए आपको सोचना चाहिए तो वो है मिडिल ईस्ट, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया या सऊदी अरब हो गया। इन सब जगहों पे वैसे भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक तो इंडिया के पास है, तो आपको जाने आने में अपना सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट इतना नहीं रहेगा, आपका जो लाइसेंस है वो इजीली बन जाता है, सरकार इंडियन सरकार का अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर आप लग्जूरियस अपैरल से टेक्सटाइल्स बनाते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट का जो मार्केट है वो सबसे पहले ट्राई आउट करना चाहिए। इस सेगमेंट का अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो वो है से मधुरा गारमेंट्स या फिर अरविंद मिल्स। अब अरविंद मिल्स के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रफ एंड टफ, एरो, टॉमी हिलफिगर जैसे जो ब्रांड है जो लगते या सुनते इंटरनेशनल है, लेकिन भाई इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। ये कंपनी अरविंद मिल्स 1931 में बनी थी, बिफोर इंडिपेंडेंस, और 1990s में जाके उन्होंने अपना पहला कदम रखा था इंडिया के बाहर। उन्होंने यूएस और यूरोप के मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड किया था और अच्छे क्वालिटी इंडियन वेयर के साथ उन्होंने अपनी पकड़ जमाई और आज की डेट में इंडिया के टॉप अपैरल एक्सपोर्टर्स में उनका नाम शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्यूचर का अरविंद मिल या मधुरा गारमेंट बनना है तो इन तीनों मार्केट्स को जरूर ध्यान में रखें और इन तीनों मार्केट्स में जो सब सेगमेंट बिकते हैं, जो चाहे वो लग्जरी हो गया, चाहे वो इको फ्रेंडली हो गया, उन सब का ध्यान रखें, वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाएं और अपने आप को इन मार्केट्स में लॉन्च करें। जो दूसरा सेगमेंट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। अब स्पेशली आफ्टर कोविड मुझे ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आज की डेट पे जेनेरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में घुस चुके हैं और फैमिली बिजनेसेस को भी इस इंडस्ट्री से काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है। तो अगर आप इस फार्मा वाले इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और आपके सदियों पुरानी विरासत को आप नए मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च करना चाहते हैं, तो दुनिया के ऐसे 3 जगहें हैं जहां की आपको सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा है। सबसे पहला है अफ्रीका, और कारण काफी लाजमी है क्योंकि वन ऑफ द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट्स हैं जहां की बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अभी ठीक ठाक से नहीं पहुंचा। तो उन मार्केट्स को आप, अफ्रीकन मार्केट्स को जरूर टारगेट कर सकते हैं अपने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स के साथ, अपने इकोनॉमिकल जेनेरिक ड्रग्स के साथ। जो दूसरा मार्केट है वो है साउथ ईस्ट एशिया, चाहे वो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जो नीचे वाले जितने भी सारे शहर हैं आपने ग्लोबल मैप में देखा होगा, वहां भी बेसिक हेल्थ केयर जो है इतना एडवांस नहीं है, लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और वहां खास करके डिमांड है मेडिकल इक्विपमेंट्स की। तो अगर आप सूचर्स बनाते हैं या फिर अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाती हैं जो कि सर्जिकल डिवाइसेस या अपैरेटस के हिसाब से काम देता है, तो आपको साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जरूर चाहिए। इंडिया के पास भी है, इंडिया का अच्छा टाई भी है इन सब कंट्रीज के साथ और आपको सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स भी नहीं मिलेगा। और जो तीसरा मार्केट है वो है लैटिन अमेरिका, कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, कुछ हद तक मेक्सिको भी हो गया, जहां की आज की डेट पे जेनेरिक ड्रग्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आपकी कंपनी लो कॉस्ट अफोर्डेबल हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस बनाती है तो ये 3 ऐसे मार्केट्स हैं जहां की आपको सक्सेस बहुत जल्द मिल सकता है। अगर एक एग्जांपल दूं आपको हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ, तो DRL यानी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद की कंपनी है। इसकी शुरुआत तो 1984 में हुई थी और बस 6 साल के अंदर अंदर विद इन 6 years दे एक्सपेंडेड देयर फुटप्रिंट्स टू अ ग्लोबल मार्केट और आज की डेट पे वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टिंग कंपनीज अगर फार्मास्यूटिकल्स की मैं पकड़ूं इंडिया की, तो वो DRL ही है। तो दोस्तों, आपको अगर DRL बनना है, अगर आपका सपना भी देश, दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने का है, तो इन 3 मार्केट्स को और इनके 3 सब प्रोडक्ट्स को जरूर ध्यान में रखिए। और इसके साथ हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ। जिस तीसरी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे थे वो है ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं दोस्तों, दुनिया की जितनी भी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आप जानते हैं, चाहे वो Hyundai हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, इंडिया में मारुति हो गया, टाटा हो गया, क्या आपको लगता है ये अपने सारे पुर्जे खुद बनाते हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 99% चीजें तो ये बाहर से मंगाते हैं। और इस फील्ड में जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि आप खुद, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे आप चोक बनाते हैं, चाहे आप प्लग बनाते हैं, चाहे आप स्पार्क्स बनाते हैं, चाहे आप लेदर कवर्स बनाते हैं, सीट कवर्स बनाते हैं या फिर परफ्यूम्स बनाते हैं, कोई भी एक्सेसरी, एंसिलरी पार्ट्स बनाते हैं जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चाहिए, तो आपके लिए ये 3 मार्केट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यूरोप, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे कंसिडर्ड एज द ऑटोमोटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बेस्ट कार्स यूरोप में बनते हैं, तो लाजमी सी बात है आपको अपने एक्सपेंशन के लिए जो बेस्ट मार्केट है वो भी यूरोप में मिलेगा।
लेकिन अगर यूरोप ज्यादा महंगा है या आप एक्सपेंशन के लिए इतना ज्यादा बड़ा रिस्क अभी इतना इंटरनेशनल देखना नहीं चाहते, तो आपके लिए एक अच्छा मार्केट है जो है साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका, जहां की आफ्टर सेल्स की मार्केट काफी ज्यादा है। अब लाजमी सी बात है, जो इनकम है इन सब कंट्रीज का कम होता है, तो यहाँ कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, नए कार लोग कम खरीदते हैं। तो इसमें अगर आप अपने स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहें, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्रिएट करना चाहें, तो साउथ अमेरिका से ज्यादा अच्छा मार्केट आफ्टर सेल सर्विस के लिए या आफ्टर सेल स्पेयर्स के लिए उससे अच्छा मार्केट आपको नहीं मिलेगा। और जो तीसरा मार्केट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इसलिए बिकॉज ये एक इमर्जिंग मार्केट है, और स्पेशली अगर मैं 2024 का ट्रेंड देखूं जो कि काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है, इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो बंद होते जा रहे हैं और लोग ईवी की दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अफ्रीका इसमें आपका बहुत ज्यादा साथ दे सकता है और आपको एक अच्छे मार्केट की तरफ रुख कर सकता है, जहां कि आप अपने ईवीज हो सके, अपने एंसिलरी पार्ट्स हो सके, या आपकी खुद की बनी बनाई कार हो, आप इस मार्केट में जाके एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं 2024 में ही। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारी चौथी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां की ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यह है आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, और दुनिया में अगर आज इंडिया का बोलबाला है दोस्तों, तो वो हमारे आईटी या आईटीईएस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के माध्यम से ही है। लेट 1980 से लेकर 1990s की बात करें तो ये जो आईटी बूम आया था जो इंडिया का, राजीव गांधी की सरकार ने इसको बहुत प्रमोट किया था, और उसके बाद इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज ने इसको एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया। तो इन मार्केट्स में अगर इस कैटेगरी में अगर आपका बिजनेस है, तो आपके लिए 3 मार्केट्स हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। और बेस्ट बात क्या है ना, इन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए आपको ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कोई फिजिकल दुकान या ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, सब बिजनेस ऑनलाइन होता है। तो जो 3 मार्केट्स हैं वो है यूएस, बिकॉज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम कंपनीज, अच्छे फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनीज वहां बेस्ड आउट ऑफ है। अगर एक भी क्लाइंट मिल गया जो कि आपकी आईटी सर्विसेज लेना चाहता है, तो आपका पूरा साल का रेवेन्यू बन सकता है उसी एक ऑर्डर के साथ साथ। जो दूसरा है वो है यूके। यूरोप तो है लेकिन स्पेशली यूके, बिकॉज यूके में आईटी कंसल्टिंग और जो डिजिटल का जो ये एंटायर एक रेनेसां हो रहा है, एक नवजीवन हो रहा है डिजिटल इनोवेशन में, तो इसका जो पायोनियर है वो यूएस के साथ साथ कहीं ना कहीं यूके भी है। तो लंदन और इंग्लैंड के मार्केट्स में आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, वहां के क्लाइंट्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, जहां की अगेन डेवलप्ड इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, वहां भी बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो कि अपने आउटसोर्स्ड बेसिस खोल रहे हैं। तो इन तीनों मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स, यूके, स्पेशली यूके और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आप अपने आप को एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट बात आपके लिए ये हो सकती है, मेरी माने तो इन कंट्रीज में जो टॉप कंपनीज हैं उनके लिस्ट बनाएं और इनको कोल्ड ईमेल्स भेजना शुरू करें, इनके क्लाइंट्स, इनके हेड से बात करना शुरू करें। आई एम श्योर कि आपको 2024 में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में इंडिया की वैसे भी पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री भी है जहां की हमारी पकड़ और ज्यादा मजबूत है, और वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये बनता है हमारा 5वां कैटेगरी। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े कहीं ना कहीं हैं, चाहे वो आप खाद बनाते हैं, चाहे वो आप अच्छे जो सीड्स हैं उसको आप प्रोसेस करके आगे पैकेज करके बेचते हैं, या फिर आप किसी भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स में डील करते हैं, तो दुनिया के ऐसे 3 मार्केट्स जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट इसलिए भाई साहब क्योंकि आज की डेट पे भी मिडिल ईस्ट, जैसे कि आपको पता है, बंजर है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान भरा हुआ है, तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा है इफ आई कंपेयर विद एनीवन एल्स। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मिडिल ईस्ट का जो फूड इंपोर्ट है ना, जो इंपोर्ट करते हैं वो खाद्य सामग्री, वो साल का $50 बिलियन एनुअली वो खाद्य सामग्री इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके देश में उपजाऊ जमीन ही है नहीं। तो इसमें ये नो नॉनसेंस आंसर है। अगर आपको ये सोचना है कि मेरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मैं लेके किस मार्केट्स में सबसे पहले जाऊं, तो वो आपके लिए मिडिल ईस्ट बन सकता है। दूसरा मार्केट आपके लिए यूरोप बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि यूरोप आज की डेट में कंप्लीटली ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहा है। सिक्किम जैसे हमारा इंडिया का राज्य है जहां की कंप्लीटली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही बिकते हैं, वैसा ही यूरोप बन चुका है। तो अगर आप
ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करते हैं, तो आपके लिए यूरोप से अच्छा मार्केट नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी अभी तक कम है, जबकि वहां की डिमांड बहुत ज्यादा है और अच्छे रेट में खरीदते हैं लोग। तो आपको यूरोप का मार्केट स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जरूर देखना चाहिए। और तीसरा मतलब जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल मार्केट है वो है एशिया पैसिफिक। बाय एशिया पैसिफिक आई मीन एवरीथिंग व्हिच इंक्लूड्स चाइना, जापान, या नीचे आ गए साउथ ईस्ट एशिया, एंटायर कंट्री जो हमारे आसपास बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ इंडियन स्पाइसेस, इंडियन टी, इंडियन हर्ब्स, इंडियन पल्सेस, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप खेती करते हैं और इन सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इनको पैकेज करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ टाई अप करके इसको पैकेज फूड के हिसाब से बेचते हैं, तो भाई साहब एशिया पैसिफिक से ज्यादा स्टेबल और स्टेगनेंट मार्केट आपको कभी नहीं मिलेगा। स्टेगनेंट होना वैसे बुरी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एशिया पैसिफिक एक ऐसा मार्केट है जहां आपने अगर अपने फूड को एक्सपोर्ट किया तो आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ ना मिले, लेकिन ये एक लो लॉस और लो ग्रोथ लेकिन एक हाई पोटेंशियल मार्केट है। बात समझ में आई? तो अब चलिए, मैं जानता हूं अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 5 कैटेगरीज हम देख चुके हैं: टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब आखिरी के जो 5 कैटेगरीज हैं उसकी तरफ रुख करते हैं। जो नंबर 6 पे कैटेगरी आ रहा है उसका नाम है ज्वेलरी एंड जेमस्टोन्स। अब ज्वेलरी का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं और आंखों में सोने की चमक आ जाती है। और क्यों ना हो भाई साहब, इंडियंस को अपनी ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यूएस नेशनल ट्रेजरी से भी ज्यादा सोना इंडियन हाउसवाइफ्स अपने अलमारी में रखती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जेमस्टोन्स और ज्वेलरी के मामले में हमारी पकड़ बहुत पुरानी है, और इस पकड़ को अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाएं तो हमें प्रॉफिट कमाने से भाई कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो 3 ऐसे मार्केट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस ला सकते हैं। सबसे पहला है यूएस, और यूएस इसीलिए बिकॉज वो मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी चाहते हैं। वो नौलखा हार वगैरह वो सब नहीं रखते, मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी चाहते हैं, लेकिन अच्छे डिजाइन के साथ चाहते हैं। उनके यहाँ जैसे हमारे तारकाशी का काम होता है या सिल्वर फिलिग्री का काम होता है या फिर ज्वेलरी जो ज्वेलर्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वैसे वहां नहीं मिलते। मुझे अभी भी याद है, मेरी मौसी और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूएस में रहते हैं, और यहाँ से जाते वक्त वो सोने के फिलिग्री आइटम्स लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा कंगन लेके जाते हैं, या फिर जो रत्नों से बना हुआ जो आर्टिफिशियल डायमंड के भी जो सेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड के भी जो ज्वेलरी होते हैं, वो भी लेके जाते हैं, बिकॉज उनके दोस्तों को ये मिलता नहीं है। और वहां जाके वो मस्त शो ऑफ करते हैं कि देखो इंडिया में ऐसे ही मस्त ज्वेलरी मिलता है। तो इसका मतलब ये साफ है कि उस मार्केट में डिमांड तो है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर आपका जो बिजनेस है अगर इन सब जेमस्टोन्स या ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी में डील करता है, तो यूएस भाई साहब आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट साबित हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अगर हम आगे बढ़े, अगर आप ऑथेंटिक इंडियन ज्वेलरी बनाते हैं, जेमस्टोन से आप डील करते हैं, तो आपके लिए मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत अच्छे मार्केट्स हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट तो नो ब्रेनर है, इतना पैसा है कि सोना तो वो जैसे हर दूसरे दिन खरीदते हैं। तो अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, आपको खाली अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। दुबई के गोल्ड बाजार के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी का सोना मिलता है वहां, और वही माहौल है आसपास के मिडिल ईस्ट का। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का सोना या अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स लेके प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो मिडिल ईस्ट आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन वेयर को बहुत ज्यादा सराहा जाता है। जैसे हमने टेक्सटाइल और अपैरल में भी बात की कि इंडियन कपड़े साउथ ईस्ट एशिया में अच्छे चलते हैं, हूबहू हमारे डिजाइन वो प्रेफर करते हैं, तो हूबहू इंडियन ज्वेलरी के भी डिजाइन्स या जो गहने हैं उनके भी जो डिजाइन्स हैं या उनके जो मेक मॉडल है वो भी साउथ ईस्ट एशिया में चल सकता है। ज्यादा कस्टमाइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बस बना बनाया प्रोडक्ट लेके वहां आप एस्टैब्लिश कीजिए, वहां आप बेचना शुरू कीजिए और देखिए आपको कैसी तरक्की मिलती है। अगर बात समझ में आई तो एक एग्जांपल भी देता हूं आपको। तनिष्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। वैसे कंपनी जो है पुरानी है, 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला कदम भारत के बाहर 2000 में रखा और उन्होंने कहा एक्सपैंड किया। आपके सामने जो है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया,
और देखिए आज की डेट पे तनिष्क जो है खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड एक रेप्यूटेड इंडियन ज्वेलर है। तो अगर आपको इंडिया से बाहर अपने बिजनेस को लेके जाना है जेमस्टोन्स और ज्वेलरी में, तो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी हमेशा अच्छा दीजिएगा और ये मार्केट्स आपका सपोर्ट हमेशा से करेंगे। अब 7वें नंबर की बात आ रही है। मैं जानता हूं आप अपने कैटेगरी का इंतजार जरूर कर रहे होंगे, देखते हैं कितनी जल्दी आता है। इंजीनियरिंग गुड्स हमारी 7वीं प्रोडक्ट कैटेगरी है। इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन में हो या किसी मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपकी मदद करता है। ऐसे बहुत ज्यादा मार्केट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग गुड्स में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जहां की हमेशा इंडियन कारीगरों की डिमांड रहती है। अगर मैं आपको अफ्रीका की बात बताऊं तो आज की डेट पे दुनिया का सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चल रहा है। चाहे वो नए फैक्ट्रीज बनाने की बात हो, चाहे वो नए घर बनाने की बात हो, चाहे वो नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की बात हो, वहां खाली इंडिया नहीं, यूएस, चाइना, रशिया, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग बिहाइंड अफ्रीका। तो इस केस में अगर आप अपने इंजीनियरिंग गुड्स का जो फ्रेंचाइजी हो या आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया वहां और वहां अपना गल्ला जमाया, तो भाई साहब अफ्रीका बिकम्स योर फर्स्ट डेस्टिनेशन इफ यू आर इन इंजीनियरिंग गुड्स। जो दूसरा मार्केट है वो भी लैटिन अमेरिका है, स्पेशली बिकॉज जैसे अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन जबरदस्त चल रहा है, ग्रोथ की उम्मीद है, लैटिन अमेरिका में भी 2020 या 30 का जो माहौल है वहां भी अच्छा खासा जनरेशन डिमांड कंजम्पशन आने का प्लान है। तो आप भी अपने बिजनेस को वहां एस्टैब्लिश कर सकते हैं, खास करके अगर आपका बिजनेस इंडस्ट्रियल मशीनरी में हो, लेद मशीन हो गया या जितने भी आप वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, फैब्रिकेशन मशीन, जितने भी सारे आपके ध्यान में हैं, अगर वो सारे मशीन आप लैटिन अमेरिका में बेचते हैं, ये आपके लिए बहुत कंड्यूसिव हो सकता है। साथ ही साथ यूरोप, अगर स्पेशली व्हेन आपके पास टेक्नोलॉजी है। इंडियन फैमिली बिजनेसेस में आज की डेट पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से उभर कर लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप परिवार के नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अपने कंपनी को नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के पास लेके जाना चाहते हैं, तो यूरोप एक्सपेंशन आपके रडार में बिल्कुल रहना चाहिए। पहले अपने प्रोडक्ट्स को एडवांस्ड इंजीनियरिंग के साथ अच्छा कीजिए और फिर देखिए कि इंडिया से बेहतर बिजनेस आपको यूरोप मार्केट से मिलेगा। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो किर्लोस्कर का नाम आपने जरूर सुना होगा। किर्लोस्कर जो थे, जो किर्लोस्कर ब्रदर्स के जो फाउंडेशन मिस्टर किर्लोस्कर, वो कहने के लिए वर्ल्ड इंडिया के सबसे पहले एमआईटी के ग्रेजुएट थे, जिन्होंने एमआईटी से पास आउट करके इंडिया में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की बात की। साल 1888 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, लेकिन इट वाज ओनली इन 1980s, यानी 100 साल के बाद किर्लोस्कर ने अपने कदम भारत से निकाले और आज की डेट पे बहुत स्ट्रेटेजिक टाइप्स के साथ, जॉइंट वेंचर्स के साथ वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो अगर आप अपने क्षेत्र के अगले किर्लोस्कर बनना चाहते हैं दोस्तों, वो भी फैमिली बिजनेस ही था बाय द वे, अगर आप भी बनना चाहते हैं तो ये 3 मार्केट्स ध्यान में रखें और इन 3 मार्केट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके आगे बढ़े 2024 में। 7वें कैटेगरी के बाद अब 8वें कैटेगरी तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडिया में आज के टाइम पे हॉट टॉपिक बन चुका है, और वो है फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेजेस में। इसमें एक बात तो तय है, बहुत ज्यादा फैमिली बिजनेसेस फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब चाहे वो आपके मिठाई बनाने की दुकान है, या आपके नमकीन बनाने का फैक्ट्री है, या आप स्पाइसेस बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, या चाय और कॉफी को प्रोसेस करते हैं, इंडिया में फूड रिलेटेड बिजनेसेस और स्पेशली फैमिली बिजनेसेस इन्वॉल्वमेंट इन फूड रिलेटेड बिजनेसेस इनॉर्मस है। तो अगर आप एक ऐसे उद्यमी हैं जो अपने पारिवारिक बिजनेस को, फूड बिजनेस को दुनिया में मशहूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो 3 मार्केट्स सबसे ज्यादा कंड्यूसिव हैं, वो सबसे पहला है मिडिल ईस्ट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं बनता, उपजाऊ हुई जमीन नहीं है, रेगिस्तान है, तो कोई भी पैकेज्ड फूड, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स में हो, चाहे वो चाय कॉफी में हो, या चाहे वो पैकेज्ड फूड्स में हो, अगर आप उसे मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो एक बात की तो तय गारंटी है भाई साहब, यहां से कंटेनर भर के जाएगा, वहां से वापस कुछ नहीं आएगा। बस जरूरी यह है कि आपको थोड़ा लोकलाइज करना पड़ेगा अपने फ्लेवर्स को। जो दूसरा मार्केट है वो है साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ का एडवांटेज यह है कि आपको कुछ भी लोकलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को इंडियन खाना वैसे भी पसंद है। इंडियन डायस्पोरा साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा है भी,
और आप अगर कंट्री जैसे कि वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, आप नीचे कंबोडिया की तरफ देख लीजिए, या फिर हमारे आसपास के भी जो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे शहर हो गए, कंट्रीज हो गए, वहां भी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत कम मिनिमल एक्सपोर्ट खर्चे पे ऑलरेडी एजेंसीज हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कि एकदम कम दाम पे आपके प्रोडक्ट्स को वहां तक पहुंचा सकेंगे। तो आप उनके साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को इजीली इन मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। जो तीसरा मार्केट है वो है यूरोप का। यूरोप में एक चीज अनोखी है कि यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने आप को एक ऑर्गेनिक फूड के हिसाब से, अपने कंजम्पशन के, डाइटरी कंजम्पशन के हिसाब से इवॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपका बिजनेस, और मैं जानता हूं साउथ इंडिया स्पेशली केरला में बहुत ज्यादा ऐसे बिजनेसेस खुल चुके हैं, फैमिली बिजनेसेस भी हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उनके लिए यूरोप का मार्केट जो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढता है, उनके लिए ये मार्केट बेस्ट है। आपको इंडिया में ऐसा रिटर्न कभी भी नहीं मिलेगा जितना आपको यूरोप में मिल सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमाइजेशन, आपके फूड के भी सब फूड कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में अगर आप जाएंगे तो आप इन 3 मार्केट्स में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 1888 में कंपनी बनी थी, या 1890s में बनी थी ये कंपनी, और वाडिया ग्रुप, जैसे कि आप जानते हैं, इस कंपनी के स्थापक, स्थापना इन्होंने की थी। लेकिन 1990s में जाके, यानी अगेन 100 साल बाद, जैसे हमने किर्लोस्कर में देखा, 100 साल बाद में जाके लिबरलाइजेशन के बाद जब ब्रिटानिया इंडिया से बाहर निकली तो भाई साहब सक्सेस ने उनके कदम चूमे। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड किया। उन्होंने अपने वाइड रेंज ऑफ कन्फेक्शनरी, कुकीज और डेयरी सेगमेंट से वहां के मार्केट को अट्रैक्ट किया। उन्होंने जो बेस्ट काम किया, उन्हें अपने आप के टेस्ट को लोकलाइज किया, वहां के लोगों, कंज्यूमर रिसर्च से जाना कि उनको दूध, दही, कुकीज, बिस्किट्स कैसे पसंद है, और देखते ही देखते कुछ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस के साथ, कुछ जॉइंट वेंचर्स के साथ आगे बढ़ते हुए आज इंडिया से एक्सपोर्ट करती हुई टॉप कंपनीज में ब्रिटानिया का नाम आता है। और हमको इस बात में बहुत खुशी होनी चाहिए कि ब्रिटानिया ने एक इंडियन टेस्ट को दुनिया के ज़बान पे लाके खड़ा कर दिया। तो थैंक यू ब्रिटानिया, और आप सबको ऑल द बेस्ट जो कि ब्रिटानिया की तरह ही अपने सक्सेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9th यानी लास्ट बट वन कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। अब मैं जानता हूं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस एक ऐसी कैटेगरी है जहां की ज्यादातर फैमिली बिजनेसेस एंटर नहीं किया होगा, या फिर किया भी होगा तो बहुत रिसेंटली किया होगा। लेकिन इन मार्केट्स में भी आपको बहुत ज्यादा डिमांड मिल सकती है अगर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात समझें। सबसे पहला आपको एक वार्निंग दे दूं, चाइना और ताइवान, ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपना दबदबा मेंटेन करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे, लेकिन फिर भी उनका जो ब्रांड नेम है, जो रेपुटेशन है, जैसे चाइना माल यार एक बार में खराब हो जाता है, वो इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया तो आज की डेट पे अपने फाइटर जेट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया का जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का जो उद्यम है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है किसी भी चाइनीज या ताइवानीज ब्रांड से। तो ये एडवांटेज आप जरूर ले सकते हैं, और यूएस और एशिया पैसिफिक और यूरोप जैसे मार्केट्स में आप अपने आप को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। यूएस में तो स्पेशली विद गैजेट्स एंड अप्लायंसेस, चाहे वो किसी भी तरीके के नए वॉच आ गए या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, आप अगर वैसा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या बच्चों के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं तो आपके लिए यूएस एक बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। एशिया पैसिफिक बस इसलिए क्योंकि यहाँ का जो डिमांड है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ये एक ग्रोथ स्टेज में मार्केट है, और इंडिया का ऑलरेडी सप्लाई चेन इन मार्केट्स में एस्टैब्लिश्ड है। तो अगेन हमारे आस पड़ोस के जितने भी सारे कंट्रीज हैं आप वहां एक्सपैंड कर सकते हैं। और तीसरा इज यूरोप। यूरोप में एक स्पेशल कैटेगरी होगी तभी आपको एक्सपैंड करना चाहिए, और वो है एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो यूरोप आज सोचती है वो दुनिया 5 साल बाद सोचती है, चाहे वो फूड में ऑर्गेनिक फूड्स हो जाए, चाहे वो क्लोथिंग में इको फ्रेंडली क्लोथिंग हो जाए, या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो एकदम टॉप नॉच होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं या ऐसे सामान बनाते हैं, कंज्यूमर अप्लायंसेस
जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलती हो, चाहे कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट देती हो, तो आपके लिए यूएस से भी ज्यादा अच्छा मार्केट, इंडिया से तो कहीं ज्यादा अच्छा मार्केट यूरोप है, क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी इस ट्रांजिशन में अपने आप को देख चुके हैं, इस ट्रांजिशन का हिस्सा बन चुके हैं। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो हैवेल्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। स्विचेस से लेके फैन से लेके मोटर से लेके आज की डेट में तो सोलर पैनल्स भी हैवेल्स देना शुरू कर चुका है। तो हैवेल्स जो कंपनी है, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, लेकिन उन्होंने अपना पहला एक्सपेंशन जो किया वो अर्ली 2000s में किया, और उन्होंने अपने आप को यूरोप और अफ्रीका इन दो कॉन्टिनेंट्स में अपने आप को एक्सपैंड किया, और देखते ही देखते अपने अच्छे प्रोडक्ट्स, अपनी गुड इंजीनियरिंग, अपने अच्छे डिजाइन्स के चलते हैवेल्स एक बहुत रेपुटेड ब्रांड बन चुका है। और स्पेशली अफ्रीका में तो घर घर में हैवेल्स के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जैसे हम यहाँ केबल्स और स्विचेस हर दुकान में देखते हैं, आपको हैवेल्स भी अफ्रीका के बहुत ज्यादा कंट्रीज में दुकान दुकान में देखने को मिलेगा। और फाइनली जिस प्रोडक्ट कैटेगरी या बिजनेस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स। अब ये मैं जानता हूं काफी सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी है, हाथ गिनती में ही कुछ ही कंपनीज होंगे जो कि इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके इंटरनेशनल ग्रोथ की जो संभावना है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा है। खास करके रीजन यह है कि इंडिया ट्रेडिशनली केमिकल्स पे बहुत अच्छा नाम कर चुका है। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो रिलायंस या अंबानी जो है, उन्होंने भी अपनी शुरुआत पेट्रोकेमिकल से ही की थी। लेकिन आज की डेट पे एक ऐसा गेम चेंजिंग इक्विपमेंट है या एक मैन्युफैक्चरिंग आइडिया है जो कि आपको वर्ल्ड में नंबर 1 कर सकती है, और वो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। अब इसमें बायोकेमिकल्स लगते हैं या फिर बायोपॉलीमर्स लगते हैं, जिसको हम पीबीएटी या पीएलए के नाम से जानते हैं। इंडिया में इसके रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम होती है, लेकिन एक बार पाउडर फॉर्म में इंडिया में आ जाए तो इससे हम ग्रैन्यूल्स बना के उससे फिर हम जरी बनाते हैं, पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए ये 3 मार्केट्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है अफ्रीका, जहां की केमिकल जो इंडस्ट्री है वो अभी नोविस स्टेज में ही है, शुरुआती स्टेज में ही है। बहुत ज्यादा कंपनीज कोशिश कर रही है कि अफ्रीका के केमिकल मार्केट को अपने हाथ में किया जाए। 5% के कैगर से ग्रो कर रही है, और आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है एंट्री करने के लिए। जो दूसरा है वो है साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली बिकॉज की ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा डाइस की और केमिकल्स की जरूरत होती है। अगर आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी देखा होगा तो उसके ऊपर एक रस्ट प्रिवेंट करने के लिए कोट बनता है। वो कोट जो केमिकल होता है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकता है, ग्रीन कलर का होता है, आपने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, ट्रांसपेरेंट कलर का भी होता है। तो इन सब में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी है, और इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो तीसरा मार्केट है वो है लैटिन अमेरिका, बिकॉज जस्ट फॉर द सेम रीजन कि बायोपॉलीमर्स और केमिकल्स का जो डिमांड है 2024 का अगर मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखूं तो इन 3 मार्केट्स में सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो भाई साहब बिल्कुल भी कुछ ना सोच के इमीडिएटली आप यहाँ के कंट्रीज के साथ फॉलो अप करना शुरू कीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स लाइए, ताकि आप अपने बिजनेस को इन मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यूपीएल। अब बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, एक फैमिली बिजनेस ही है जो कि 1969 में जिसका फाउंडेशन हुआ था, और अर्ली 2000s में ही इन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर लिया था, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड किया था। सबसे पहला एक्सपेंशन उन्होंने अफ्रीका और यूरोप में ही किया, और उनका जो प्रोडक्ट था वो एक ऐसा पेस्टिसाइड था या फिर एक ऐसा केमिकल था जो कि क्रॉप्स को बेटर करता था, या फिर फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज करने से जो आपकी जो जमीन का जो उपजाऊ था, जो उसका प्रोडक्शन था, कैपेबिलिटी, वो काफी हद तक बढ़ता था। और ऐसे ही केमिकली ट्रीटेड फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ साथ यूपीएल ने अपने आप को एक इंटरनेशनल बेहिमत के हिसाब से एस्टैब्लिश कर चुका है। आप इनके वेबसाइट को जरूर देखिएगा, लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे हैव, कितना इनोवेशन किया है एक ऐसे सेगमेंट में जहां की लोगों ने शायद इतना ध्यान दिया नहीं था। तो अगर आपके बिजनेस में भी वो बात है, अगर आपने भी वो इनोवेशन की जड़ को पकड़ रखा है तो, और केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो ये 3 मार्केट से अच्छे ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिल सकते। तो दोस्तों फिर से एक बार आइए हम 10 के 10 कैटेगरीज को अपने स्क्रीन पे देखते हैं। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर,
ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, IT सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी एंड जेमस्टोन्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेजेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस या केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। अगर आपकी बिजनेस इन 10 में से किसी भी एक कैटेगरी में आती है तो आपको आज तो भाई सोने का भंडार मिल गया, क्योंकि 2024 में आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो बेस्ट मार्केट्स हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आर ओपन। आप कभी भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपके फैमिली बिजनेस में आपकी मदद और ग्रो करने में आपकी मदद मैं जरूर करूं। जो आखिरी पॉइंट है जिससे मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूं वो यह है कि सार्थक, अभी तो हमने समझ लिया कि क्यों करना चाहिए एक्सपेंशन, कैसे करना चाहिए, किन मार्केट्स में करना चाहिए, आज हम जान चुके हैं। लेकिन सबसे पहला कदम क्या होता है? कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ वन सिंगल स्टेप। चाहे आप हजारों किलोमीटर की जर्नी शुरू करें, आपको शुरुआत तो एक कदम से ही करना पड़ता है दोस्तों। तो पहला कदम हमें क्या लेना चाहिए? इसमें मेरे लिए आपके पास 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च करके उस मार्केट के नीड्स, डिमांड्स, चैलेंजेस, कॉम्पिटिटर्स, उस मार्केट के ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना चाहिए। आपको कंज्यूमर बिहेवियर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के बारे में भी जानना चाहिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि उस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सटीक रिसोर्सेज है या नहीं। इन सब के बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लें। तो जो सबसे पहला काम मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना भाई साहब, वो ये है कि एक बार आपने अपना कंट्री डिसाइड कर लिया, एक अच्छी सी रिसर्च एजेंसी को पकड़िए या फिर एक डिजिटल मार्केट रिसर्च एजेंसी को पकड़िए और उनसे एक क्वेश्चनर बनवाइए और इसको एडमिनिस्टर कीजिए उस लोकल मार्केट में। और वहां का जो फाइंडिंग आता है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उन लर्निंग्स को लेके आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो दूसरा आपको काम करना चाहिए मार्केट रिसर्च के तुरंत बाद, वो है कि पार्टनरशिप्स ढूंढने चाहिए। देखिए, बिजनेस जो है एक पर्सन का गेम नहीं है, और स्पेशली जब आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की जरूरत हमेशा से रही है। इस पार्टनरशिप को, इन कोलैबोरेशंस को आप आइदर एक्विजिशन के माध्यम से कर सकते हैं कि वहां के एक छोटे से कंपनी को पकड़ा जो कि ज्यादा रेवेन्यू नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास एक बहुत हाई पोटेंशियल ग्रोथ आइडिया है, तो आपने आउट एंड आउट उस कंपनी को खरीद लिया और उस कंपनी के माध्यम से, उसके एम्प्लॉइज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से आपने अपने इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपैंड किया। जो दूसरा तरीका है वो है जॉइंट वेंचर का। हो सकता है कि कंपनीज बड़ी हों और आपको एक झटके में आप ना खरीद सके उन्हें, तो आप एक जॉइंट वेंचर बना सकते हैं जिससे कि कुछ निवेश आप करें, कुछ निवेश वहां की लोकल कंपनी करें और आप दोनों मिलके अपने दोनों के इंडिविजुअल एक्सपर्टीज के साथ मार्केट्स में अपने आप का बोलबाला बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं। जो तीसरा मॉडल है वो है फ्रेंचाइजी का, और ये स्पेशली सर्विस सेक्टर में बहुत काम आता है। अगर आपकी खुद की कोई दुकान है, कोई शोरूम है और आप चाहते हैं कि उसका एक ब्रांच आप इंटरनेशनल मार्केट में भी खोलें, तो फ्रेंचाइजी मॉडल आपके लिए बहुत अच्छा काम दे सकता है और आपको वहां के लोकल टेंशन से भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपका एक सपोर्ट सिस्टम वहां के लोकल मार्केट से ही है। और चौथा इज सब्सिडियरी, जहां की आपने एक अपनी ही कंपनी खोली और किसी की ना मदद ली, ना वहां के लोकल रिसोर्सेस लिए, आपने अपने मार्केट रिसर्च से इतनी पकड़ जमा ली है कि आपको उस मार्केट के बारे में सब पता है। और अपने प्रॉफिट को फिर क्यों शेयर करें भाई साहब? मैं खुद डायरेक्टली जाऊंगा, अपनी दुकान लगाऊंगा, अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, अपने शोरूम बनाऊंगा और फिर मैं उसमें अपने प्रोडक्ट्स बेचना भी शुरू करूंगा 100% फुल्ली ओन सब्सिडियरी के माध्यम से। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में भी एक ऑप्शन चुनना है। जो तीसरा फर्स्ट स्टेप है वो है लोकलाइजेशन, और लोकलाइजेशन से मेरा मतलब है, अगर आपको ध्यान होगा जब हमने ब्रिटानिया का एग्जांपल लिया था, हमने कहा था कि कैसे उन्होंने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, अपने कन्फेक्शनरी आइटम्स को मिडिल ईस्ट के ट्रेंड्स के हिसाब से, वहां के लोगों के टेस्ट बड के हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज किया। तो आपको वैसे ही अपने प्रोडक्ट को और अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को भी कस्टमाइज करना है। एंड फाइनली आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी ध्यान देना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां से लेके एंड कंज्यूमर के पास तक ये किन किन स्टेप्स से लेके आगे बढ़ेगा, किन किन स्टेप्स से गुजरेगा, और हर एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है। हर एक स्टेप के लिए मार्जिन्स, पैसे एस्टैब्लिश करने हैं, बजट्स एस्टैब्लिश करना है और फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों,
ये था आज का हमारा वीडियो। अपने फैमिली बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करना भला कौन नहीं चाहता। हाँ, जरूरी पड़ता है तो इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं हमने इस 2 पार्ट के वीडियो सीरीज में डिस्कस किया। लेकिन हाँ, इंसान हो, कुछ ना कुछ जरूर मिस हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ सवाल हैं और कमेंट सेक्शन आपके लिए छोटा पड़ रहा है, तो connect@fableaders.com ये है मेरा ईमेल आईडी। इसमें अपने दिल के सारे सवाल मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं और मेरी उम्मीद और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके ये सवालों के जवाब ठीक ठीक से दे सकूं। फैमिली बिजनेस लीडर्स में 2024 का ये जो नया साल है, इसकी शुरुआत में मैं आप सबको फिर से एक हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि 2024 becomes the best year for your business, अपने इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूं। See you in international markets. नमस्कार।